अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 47 स्टार्ट करते हैं जी। भाई लेक्चर स्टार्ट हो गया। महमूद भाई ओके। पास पेपर 4 आपको होमवर्क में दिया था, कैसा रहा? चलें जल्दी से ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन था, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पड़ा हुआ था पेनल्टी, ठीक है, हो गया होगा। ये पॉइंट 2, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी मेड अ प्रोविजन ऑफ 2.4 मिलियन फॉर ग्रेचुटी ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस है। चलो प्रोविजन फॉर, एक मिनट, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, एक मिनट, ब्रॉड डाउन आ सकता है इसमें, एक्सपेंस आ सकता है इसमें, कैश आ सकता है इसमें, और कैरी डाउन आ सकता है। भाई चुप कर जाओ ना यार, इतनी डिस्टर्बेंस ना करो प्लीज। वालेकुम। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी मेड अ प्रोविजन, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी मेड अ प्रोविजन ऑफ 2.4 फॉर ग्रेचुटी एंड द एक्चुअल पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेचुटी वॉज, ये 1.6 तो पेड है ना, ये तो समझ आ गई आसानी से, ठीक है। अब ये 2.4 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन बनाई है, इसको एक्सपेंस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रॉड डाउन कहीं गिवन था, कहाँ गिवन है? ये प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एज ऑन यकम जनवरी 8 वॉज 0.7 मिलियन, तो ये 0.7 आ गया और उसके बाद आपका क्लोजिंग निकल आना था। आपने करंट टैक्स में एक्सपेंस उल्टा दिया होगा और कैश को माइनस, यानी एक्सपेंस को ऐड करके कैश को माइनस किया होगा, और डेफर टैक्स में इस फिगर को लेकर गए होंगे और कहा होगा जाके आपने हमारी कैरिंग अमाउंट ये है, टैक्स बेस सिफर है, और ये चूँकि पेएबल है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी पेएबल है ना, तो ये जब पे होगा तो डिडक्ट होगा, तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस फ्यूचर में। और वैसे कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ग्रेटर है टैक्स बेस से ना, तो अभी डेफर टैक्स डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद ये अच्छी एडजस्टमेंट थी, लीज पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू पॉइंट, लीज पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये रेंटल आ रहा है, विच इंक्लूड 0.15 फाइनेंशियल चार्जेस, तो फिर बाकी क्या होगा? मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन चलो मैं वैसे ही ज़रा वर्किंग एक कर रहा हूँ। ये वर्किंग बनी हमारी, ये भी एक वर्किंग चल पड़ी है अब जी। तो वो डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस वाली वर्किंग जो है, इस वर्किंग के अंदर वो कह रहा है एज एट 31 दिसंबर 8 ऑब्लिगेशंस अगेंस्ट एसेट सब्जेक्ट टू लीज स्टूड एट 1.2, ये लीज लाइबिलिटी का बैलेंस है 1.2, किस दिन का? 31 दिसंबर 2008 का। द मूवमेंट इन एसेट हेल्ड अंडर लीज आर एज फॉलोज, ये तो राइट ऑफ यूज़ है, ओपनिंग भी आ रही है, एडप्शन भी आ रही है, क्लोजिंग भी आ रही है, चलो उसको तो देख ही लेते हैं। अब पहले इसका कुछ करें। वो क्या कहता है? लीज पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, अब कौन सा ईयर है? जिसकी ये सारी इंफॉर्मेशन चल रही है 2008 की लीज पेमेंट कह रहा है कितनी है? 0.65, जिसमें से कह रहा है इंटरेस्ट कितना है? 0.15, ठीक है। बाकी बचा पड़ा है 1.2, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, क्यों? क्योंकि असल में तो मुझे अनाउंसमेंट है, ओके, अपने पास ही रख लो, फिर क्लास के बाद देना जी बच्चों, कहाँ थे हम जी? ये मुझे इंटरेस्ट चाहिए और ये मुझे डेप्रीसिएशन चाहिए, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए ये इंटरेस्ट और ये डेप्रीसिएशन, ये डेप्शन रिकॉर्ड कर ली हुई है, तो करंट टैक्स के अंदर हम इनको रिवर्स करते होते थे, ठीक है। तो करंट टैक्स की वर्किंग में हमने क्या करना है? ऐड राइट ऑफ यूज़ की डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस,
0.7 और 0.15। और हमें अलाउ क्या होगा, लीज रेंटल, वो भी गिवन है सवाल में, कितना 0.65। ठीक है, चलो उसके बाद ये तो होगी करंट टैक्स की डिस्कशन। डेफर टैक्स की बात करें तो हम कहते थे जी डेफर टैक्स के अंदर ये जी कैरिंग अमाउंट होती है राइट ऑफ यूज़ की, सवाल में गिवन है 1.8 जी। कैरिंग अमाउंट होती है लीज लायबिलिटी की, वो सवाल में गिवन है 1.2। माना कि हम उसको ऐसे निकाला करते थे, ये नीचे लाइन पड़ी होती थी और यहाँ पे करंट और यहाँ से नॉन करंट मिलाकर, लेकिन बात तो वही होती थी ना। तो आज जितना डाटा गिवन है उससे गुजारा कर रहे हैं। ओके, तो 1.2 लीज लायबिलिटी है और सवाल खामोश है, तो खुद से क्यों अज्यूम करें कि इंटरेस्ट पेएबल है। वैसे भी नज़र आ रहा है 31 दिसंबर पर है, तो फिर पेड ही होगा, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट पड़ा है। तो कैरिंग अमाउंट आ गई, टैक्स बेस इनकी क्या होगी, ज़ीरो। ये एसेट है टैक्सेबल, ये लायबिलिटी है तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही किया। और इस सवाल में कोई मेरे ख्याल में खातिर खा चीज़ कोई नहीं थी। ये भी है, चलो ये भी एक देख लें। बाकी तो इजी था ना, बाकी ये उसने लेजर बनाकर दे दिए हुए थे। कितना आसान है ना ये IAS 12 है ना। कैपिटल तो पढ़े ही होते हैं, हमेशा हमेशा पढ़े होते हैं। वो यही तो कह रहा है, वो कहता है डेप्शन और इंटरेस्ट अलग अलग माइनस मत करो, बल्कि लीज रेंटल ही माइनस कर लो। तो हम डेप्शन और इंटरेस्ट को ऐड बैक करते हैं, लीज रेंटल को माइनस करते हैं। कोई बच्चा अगर ये बता देना मुझे कभी कि किस जगह पे पहला सवाल किया था लीज वाला हमने, हाँ नहीं, जो सबसे पहली बार यहाँ पर मिल जाएगा अभी, यहाँ कहीं होना चाहिए, ये रहा। उसको ना हमने यहीं पे सॉल्व किया था, ये रहा। ये देखो भाई, इंस्टॉलमेंट थी 100 रुपये, इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन, वो डेप्रीसिएशन निकलती है 249 डिवाइड बाय 3, इस तरह करके। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, क्योंकि हम लीज में यही करते थे, इंटरेस्ट एक्सपेंस लेते थे, ये वाला 25/17/9 25/17/9, और डेप्रीसिएशन लेते थे 249 राइट ऑफ यूज़ को डिवाइड बाय लाइफ से करके 83। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में किया हुआ था। लेकिन जब डेफर टैक्स की यानी कि IAS 12 में आए, तो टैक्स वाले ने कहा हम इसको नहीं मानते। तो हमने कहा ठीक है, हम इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक। यानी ये माइनस हुआ पड़ा ना, ये यहाँ पे माइनस 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 माइनस, ये एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड थे। हमने यहाँ पे आगे करंट टैक्स की वर्किंग में, करंट टैक्स की, ये करंट टैक्स की वर्किंग है। ये पहला सवाल जो किया था हमने, शुरू की बात है। करंट टैक्स के अंदर आके हमने ये दोनों चीज़ों को क्या कर दिया, ऐड बैक, रिवर्स, इंटरेस्ट भी और डेप्रिसिएशन भी। और उसने कहा रेंटल ही अलाउ करूँगा, तो वो 100 के रेंटल में इंटरेस्ट पड़ा ही तो है, सब कुछ ही पड़ा होता है। तो फिर हमने ये भी प्रूव किया था कि ये टेम्परेरी डिफरेंस ही है। हम भी 300 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ज़रा और तरह से, 83 डेप्शन करके 25/17/9 इंटरेस्ट करके, तो ये टोटल 300 ही बनता है, और वो भी 300 ही अलाउ कर रहे हैं। तो बस फ़र्क ये है कि वो सीधा कहते हैं ये रेंटल ही आपका एक्सपेंस है। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ थे और यहाँ पे भी वहीं आ गए। कौन सा दफ़ा था, 370। जान दो रोक के, सही है। बाकी मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये तो हो गया ना, 0.1 वो पेनल्टी है, ओके है। 0.3 राइट ऑफ यूज़, 0.4 ये एसेट के लेजर बने होते PPE के, ठीक है ना, ओन्ड फिक्स्ड एसेट, ओन्ड फिक्स्ड एसेट, और ये लीज्ड फिक्स्ड एसेट, एसेट्स हेल्ड अंडर लीज जिसको हम राइट ऑफ यूज़ कहते थे, ये उसकी मूवमेंट है। और ओन्ड एसेट जिसको हम PPE कहते हैं, ये उनकी मूवमेंट है। दोनों के ही अकाउंट्स बने हुए। लीज एसेट को तो टैक्स वाले मानते ही नहीं ना, ओन्ड को मानते तो हैं, लेकिन उसमें डेप्शन का फ़र्क आ जाता है। तो ये लेजर बने हुए थे, इसमें कोई मसला नहीं है। इस पॉइंट को भी ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। CWIP एज ऑन 31 दिसंबर 2008 इंक्लूड फाइनेंशियल चार्जेस। CWIP इंक्लूड फाइनेंशियल चार्जेस विच हैव बीन कैपिटलाइज इन अकॉर्डेंस विद IAS 23।
यानी कि उसके हिसाब से ही हमने किया है। बोरिंग कॉस्ट आ गया। अब बोरिंग कॉस्ट है तो करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करेंगे? अच्छा, करते क्या थे? यूँ करते थे, बोरिंग कॉस्ट नहीं, हम करते थे, क्या नाम है उसका, CWIP है, कैपिटल CWIP। लेकिन मैंने आपको कहा था कंजूसी क्या कर रहा है, वो नॉर्मली कॉस्ट नहीं दे रहा, सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट दे देता है। तो हम भी उसी की बात ही करते हैं। 2.3 ये हम कहते हैं एसेट है, टैक्स वाले कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये एसेट नहीं है, ये तो एक्सपेंस है। तो ऐसे करके आपने घर पे इसको भी कर लिया होगा। ठीक है, कोई मसला है तो बताओ, चल सकते हैं आगे। अच्छा जी, एक्सपेंस का लेजर कुछ कुछ याद होगा आपको, कल थोड़ा सा रिवाइज किया था। एक्रूअल के टॉपिक के अंदर कंबाइंड लेजर बनाते थे सिंगल अकाउंट अप्रोच में। अब एक्सपेंस अगर पेएबल है, लाइबिलिटी है ना, तो इस तरफ आता है। बल्कि सबसे पहले यूं करते हैं, एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो कैश किस तरफ आएगा? मैंने कहा था अपनी बुनियाद पे वापस जाना। एक्सपेंस अगर पे हो कैश में तो एंट्री हुआ करती थी एक्सपेंस डेबिट, तो कैश तो आएगा हमेशा इस तरफ। और अगर कैश इस तरफ है तो फिर ऑपोजिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर आती है, यानी एक्सपेंस की फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। अब अगर एक्सपेंस पेएबल है तो ओपनिंग में तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ओपनिंग इस तरफ आती है, तो क्लोजिंग में भी पेएबल हो सकता है, ऐसा ही है। और एक्सपेंस अगर प्रीपेड है तो वो एसेट होता है, ओपनिंग प्रीपेड है तो इधर नज़र आएगा, क्लोजिंग प्रीपेड है तो इस तरफ। ज़रूरी नहीं है ओपनिंग में प्रीपेड हो तो क्लोजिंग में भी प्रीपेड हो, पेएबल हो भी सकता है, ये चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से कल हमने एक लेजर इनकम का भी बना लिया था, इंटरेस्ट इनकम का, उसको भी थोड़ा रिवाइज कर लें। कल ना तैयारी करके आना ज़रा, कल जो है ना हम एक्रूअल्स के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, ठीक है ना। और नींद शींद भी पूरी करके आना, फिर न कहना कि समझ नहीं आई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। हफ्ते वाले दिन छुट्टी तो नहीं करनी, तुमने अक्सर करते हो छुट्टी तो। ओके, इनकम है, इनकम जी नहीं, नॉर्मल लेक्चर एक्स्ट्रा ही चल रहा होता है वैसे तो जी। इनकम, इनकम, इनकम कैश के हिसाब से बताओ, कैश आता है, कैश डेबिट, तो इनकम का अकाउंट क्रेडिट। अगर कैश क्रेडिट साइड पे है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो इनकम जाना है वो डेबिट साइड पे। अब इनकम है तो रिसीवेबल हो सकती है। कल ना असल में हम रिसीवेबल और दूसरी तरफ प्रीपेड एक्सपेंस कर नहीं सक रहे थे, क्योंकि इंटरेस्ट ना नॉर्मली प्रीपेड या अनअर्न्ड नहीं हो सकता, यानी इंटरेस्ट एडवांस में नहीं, हमेशा एरियर में ही होता है। अगर पे करना है तो पेएबल हो सकता है, अगर रिसीव करना है तो रिसीवेबल हो सकता है। अनअर्न्ड या प्रीपेड का कोई कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट में नहीं होता नॉर्मली, ठीक है ना। इसलिए कल फिर ये पूरी बात नहीं हुई थी। तो अगर इनकम रिसीवेबल है तो वो एसेट होता है, ओपनिंग रिसीवेबल, तो क्लोजिंग भी रिसीवेबल हो सकता है, ठीक है। और अगर पैसे पहले ले लिए हैं, एडवांस में ले लिए हैं, तो फिर ओपनिंग अनअर्न्ड भी हो सकता है, डेफर्ड भी इसको कहते हैं, एडवांस भी कहते हैं बिल्कुल। और ये लायबिलिटी है, ओपनिंग क्लोजिंग अगर होगा तो ये लायबिलिटी की तरह से नज़र आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। रिवीजन ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट कैफ 1 और टी अकाउंट्स भी हैं। एक्सपेंस पेएबल भी हो सकता है जब करंट लायबिलिटी होगी, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, क्रूड, ओड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। एक्सपेंस इनकर हो गया है लेकिन पेमेंट अभी नहीं हुई, तब इसको पेएबल कहते हैं। एक्सपेंस प्रीपेड भी हो सकता है, करंट एसेट में नज़र आता है, इसको एडवांस भी कह सकते हैं, अल्टरनेटिव नेम ब्रैकेट में दिए हुए हैं, ठीक है। तो कैश हमने अगले साल का भी पे कर दिया, एक्सपेंस अगले साल इनकर होना है, इस साल इनकर नहीं होना, ठीक है, तो प्रीपेड बन गया। ऐसे ही इनकम्स हैं, रिसीवेबल कब होंगी? जब इनकम अर्न कर लिया लेकिन अभी पैसे रिसीव नहीं किए, इसको एक्रूड, ओड, यानी ये बड़े ख़तरनाक अल्फाज होते थे, बचपन से आपने देखा हुआ है, हाँ, कि ये तीन अल्फाज जो है ना, एक्रूड, ओड, ओड की बजाय ओइंग लिख लेते हैं, ओइंग, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, एरियर, इन अल्फाज
से कोई पक्का पक्का उसूल नहीं बना लेना, ये अल्फाज बड़े ख़तरनाक हैं। अगर ये किसी एक्सपेंस के साथ जुड़े हों तो पेएबल का मतलब देते हैं, और अगर ये किसी इनकम के साथ जुड़े होंगे तो रिसीवेबल का मतलब। ठीक है जी। अनअर्नड इनकम कब होती है? करंट लायबिलिटी में शो करते हैं, एडवांस भी कहते हैं। जब कैश रिसीव हो लिया है इस साल में, लेकिन इनकम अर्न करेंगे हम नेक्स्ट ईयर में, यानी सर्विसेज नेक्स्ट ईयर में प्रोवाइड करेंगे। अकाउंट्स अभी ये हमने बनाकर देख लिए। ठीक है जी। चलें जी, शुरू करें अब। ये इधर ही पड़ा रहे, जरूरत पड़ जाएगा अभी। क्वेश्चन 24 करेंगे जी अभी हम। इसकी रिक्वायरमेंट सी आज नहीं करेंगे, फ़िलहाल नहीं करनी है, पक्की ना कट देना, मैं साइड पे क्रॉस लाया, फ़िलहाल नहीं करेंगे। उसके बाद 25 इससे अगला आपका होमवर्क होगा, पेज नंबर 325 है, और इसमें भी आपने रिक्वायरमेंट सी फ़िलहाल घर पे नहीं करनी होगी। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स चेक करो, खैर आज 325 सफ़े पे रिक्वायरमेंट चेक करो। टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने हैं और करंट टैक्स निकालना है 3 साल का। डेफर्ड टैक्स बैलेंस एज ऑन निकालने हैं। बैलेंस शीट के टैक्स बनाने हैं, नोट बनाना है। बस इनकम स्टेटमेंट फ़िलहाल नहीं बनानी, उसमें ना वैसे ही ज़रा साइंस का मसला बनता है, तो फिर उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे फ़िलहाल। ठीक है। अब मतलब कल या परसों में बना लेंगे। फ़िलहाल जिसके अंदर सारी इनकम्स एक्सपेंसेस गिवन होंगी ना, उस सवाल में जाके फिर ये भी बना लेंगे। फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल कंफ्यूज करोगे ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, अब फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू ABC एंड कंपनी। अच्छा, वैसे दिमाग में फौरी तौर पे आपको नज़र आ रहा होगा, दिमाग में एक नक्शा बना हुआ, नोट बनाना है टैक्स का, जिसके अंदर करंट टैक्स भी आता है, जो करंट टैक्स की कैलकुलेशन से निकल आता है। डेफर्ड टैक्स भी आता है, जो लेजर से निकलता है, और लेजर का क्लोजिंग बनता है एज ऑन वाली वर्किंग से। ठीक है। तो ये 2 काम तो वैसे ही होने हैं, तीसरा काम नोट वाला हो जाना है, और बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ एक्सट्रैक्ट शो कर देंगे फिर एंड पे जाकर। ठीक है, शुरू करें काम। चल, तो पहला सफ़ा आप छोड़ दीजिए, एक काफ़ी होगा सफ़ा, एक सफ़ा काफ़ी होगा बैलेंस शीट के लिए और नोट के लिए। तो दूसरे सफ़े पे वर्किंग, बल्कि वर्किंग 1 नहीं है आज, सॉरी, आज आपकी करंट टैक्स की कैलकुलेशन भी रिक्वायरमेंट है, आपकी डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। जगह बस वही रख लेंगे, कोई मसला नहीं, जैसी तरतीब से हम चला करते हैं। ठीक है। ये पहला सफ़ा हमारा 2 साल है, 1 2 3 साल है, तो यहाँ तक तकरीबन हम अपनी बैलेंस शीट और नोट के लिए पहला सफ़ा छोड़ चुके। मेरा पहला सफ़ा है ना, आपका तो पहला सफ़ा फिक्स्ड है ना। उसके बाद यहाँ पर वर्किंग 1 हुआ करती थी, कल तक वर्किंग 1 जो थी वो आज रिक्वायरमेंट है। बताओ कौन सी? नहीं, कौन सी? नंबर ए रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। साल कौन कौन से सवाल के अंदर? 1 2 3। ये हमारी रिक्वायरमेंट हो गई। उसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाली वर्किंग करनी है हमने, वो कौन सी रिक्वायरमेंट है ज़रा बता दो? बी। तो बी रिक्वायरमेंट है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो सकती है, एसेट भी हो सकता है, एज ऑन 31 दिसंबर ना, ईयर एंड 2001।
फिर डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट, ये नक्शा बना रहे हैं ना, एज ऑन 31 दिसंबर 2002। ज़रूरी नहीं सारी वर्किंग्स आप ओपन ही कर लें सारा कुछ, लेकिन अब वैसे तकरीबन पता ही है, आदत ही है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चलो जो रिक्वायरमेंट भी है वो साथ साथ हम ओपन करते जाते हैं, कोई मसला नहीं। 31 दिसंबर 2003 डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बना लेंगे नोट, और बैलेंस शीट की कोई जगह बनी तो वो भी बना लेंगे। नोट की रिक्वायरमेंट कौन सी है? ई रिक्वायरमेंट है। नाम क्या है इसका सवाल का? कंपनी ABC। अच्छा, ABC एंड को। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा लिखना है पर्चे में। फॉर द ईयर एंडेड भी पूरा लिखना है। 31 दिसंबर 2003 लिख लेंगे, और फिर 3, 2 और 1, चलो 1 भी कर लेना, रिक्वायर्ड है, वो कंपैरेटिव में आ जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है, तो बैलेंस शीट की जगह आप कहीं देख लेंगे, जहाँ बन गई फिर वहाँ वो भी बना देंगे। ये तो अपना रोज़ का काम है ना, ये तो अपना रोज़ का काम है अब आजकल तो। ठीक है, नोट बनाते हैं जिसमें टैक्स आना है, तो टैक्स में, टैक्स एक्सपेंस में करंट टैक्स भी आना है, डेफर टैक्स भी आना है। करंट टैक्स के लिए हम कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स एडलेस वाली, और डेफर टैक्स के लिए एज ऑन वाली वर्किंग करके उससे क्लोजिंग्स निकाल के फिर उसको डेफर टैक्स के लेजर में ले जाएंगे। कोशिश करेंगे यहाँ लेजर कहीं कहीं बना लेंगे लेजर भी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी, सवाल भी पढ़ लें अब। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू ABC एंड कंपनी कॉस्ट ऑफ व्हीकल ऑन यकम जनवरी 2001। लो जी, कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? हमारे पहले साल के पहले दिन से। कॉस्ट कितनी है जी? 1,20,000, 120 कह लें। डेप्रीसिएशन ऑन व्हीकल टू नील रेजिडल वैल्यू यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड 3 साल। कैपिटल अलाउंस, कैपिटल अलाउंस सवाल में नहीं लिखा होता तो आपको पता है, जिन्होंने कैफ 2 पढ़ा हुआ है, टैक्स वाले डेफिनेशन का नाम रखते हैं कैपिटल अलाउंस, लेकिन सवाल FAR 2 के अंदर ना ऐसी बात करे तो बता भी देता है। ठीक है, कि कैपिटल अलाउंस क्या है? डेप्रिसिएशन अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज़ यूजिंग स्ट्रेट लाइन। वे भी स्ट्रेट लाइन पे ही हैं, और वो कितने साल में कर रहे हैं? 2। तो मैं नहीं अब वर्किंग कर रहा, सादा सी बात है। 120 बटा 3 करें तो 40, 40, 40, 2001, 2002, 2003। ठीक है, और टैक्स वाले इधर देखो, वो कहते हैं जी 2 साल पे 60 और 60 करो, तीसरे साल में उनकी कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुई पड़ी है। ठीक है, आगे टैक्स रेट है 30%, और प्रॉफिट या लॉस हर साल का गिवन है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डिडक्टिंग एनी डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। बेवकूफ़ो, प्रॉफिट और लॉस में डिडक्ट हो ही चुकी होती है, डेप्रिसिएशन बताने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसे सवाल परेशान करता है। ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन डिडक्ट होने के बाद प्रॉफिट या लॉस क्या है? तो 2001 में लॉस है, 2002 में भी लॉस है, 2003 में प्रॉफिट है। तो ये हमारा सवाल है जी, सिंपल। ठीक है, तो सवाल में जो सीखने वाली चीज़ है, बाकी चीज़ें सीख चुके हैं ना हम, आज सीखने वाली चीज़ जो है वो अनयूज टैक्स लॉस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, एक दफ़ा आया है हमारे पास पेपर में, लेकिन वो ख़त्म हो रहा था जिस साल में उस साल आया। आप पीछे से कहानी लेकर आएंगे, फिर इसको सीखेंगे, फिर उस सवाल में जाके प्रूफ भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स जी 40, 2001, 2002, थोड़ी सी जगह बनाने में, और 2003 जी। कितना है लॉस? 40 का, 20 का और 100 का लॉस गेन आ गया। ठीक है, उसके बाद ये करंट टैक्स की कैलकुलेशन की वर्किंग कर रहे हैं ना हम। ठीक है, करंट टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब अकाउंटिंग वालों की और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन मुख्तलिफ है,
तो फिर अकाउंटिंग वाली डेप्शन को उल्टा देंगे और टैक्स वाली डेप्शन को हम माइनस कर लेंगे। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें, ऐड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी है जी तरतीब से 40, 40 और 40, ओ सॉरी ऐड और लेस क्या करेंगे टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है जी 60 और 60, तो लेस कर दें टैक्स डेप्रिसिएशन 60 और 60। आगे कोई डेप्शन है ही नहीं उनकी, तो क्या रिवर्स करें, सवाल ख़त्म हो गया। ठीक है, जी बच्चों बताएं। 60 का लॉस, 40 का लॉस, 140 का प्रॉफिट। ठीक है, अब कहानी कुछ इस तरह से है कि चलो छुपाने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये बताएं, दे ही दें रजिस्टर ज़रा, वो फारिग पड़ा है। मुझे ये बताएं कि इससे पहले कोई साल है, सवाल अभी शुरू ही अभी हुआ है। ठीक है, ये साल आया तो हमें प्रॉफिट की बजाय लॉस आ गया। अब हमारे पाकिस्तान का लॉ जो है, दुनिया में भी ऐसे ही होता है, हमारे पाकिस्तान का लॉ जो है वो प्रॉफिट पर टैक्स लेता है। पहली बात तो ये करें ना, वो प्रॉफिट पे टैक्स लेता है, लॉस आने पर टैक्स नहीं लेता। लेकिन जब लॉस आता है, एक सफ़ाई निकाल दे यार, थक गया हाथ मेरा। जब लॉस आता है तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, परेशान ना हो, आप बिज़नेस को कंटिन्यू रखें, आप बिज़नेस को कंटिन्यू रखें। जो आपको आज लॉस आया है, ये लॉस आपको फ्यूचर में फ़ायदा देगा अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स आएंगे और आप उनके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ये बात मैं दोबारा करता हूँ अभी डेफर्ड टैक्स में जाके। ठीक है, पहले करंट टैक्स की बात कर लें। अब जब अगला साल आया तो अगले साल में हमने कहा ओह अगले साल फिर लॉस आ गया है, ये लॉस फॉर द ईयर 2002 है, लॉस फॉर द ईयर 2002 है। हमने कहा लॉस तो पहले से भी आ रहा था। फॉर द ईयर लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और एज ऑन लॉस, ये सिखाया था। वैसे ये क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। यहां पे कितना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था, तभी तो यहां पे कुछ नहीं आया ब्रॉड फॉरवर्ड। अब ये देखो, फॉर द ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड और ये एज ऑन, ऐसा ही है। साल था ही नहीं हमारे पास, ये साल आया 60 का लॉस आया। हमने कहा कोई पुराना आ रहा है, मैंने कहा नहीं। हमने कहा ठीक है, फिर फॉर द ईयर 60 आया है, इस साल कोई है नहीं, तो एज ऑन भी कितना है 60। अगले साल गए, हमने कहा 2 के बारे में बताओ, उन्होंने कहा 2 का लॉस 40 है। हमने कहा ये तो फॉर द ईयर है, ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है 60, तो एज ऑन कितना 100। तो ये फॉर द ईयर, ये एज ऑन, ये फॉर द ईयर, ये एज ऑन। ठीक है, आगे बढ़े तो खुशियां, वैसे भी खुशियां, वैसे कैसे, प्रॉफिट्स की वजह से भी खुशियां, और दूसरी चीज ये ब्रॉड फॉरवर्ड आगे जाएगा तो इस टैक्सेबल प्रॉफिट को कम कर देगा और हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट 40 रह जाएगा। इस टैक्सेबल प्रॉफिट पर अब आप क्या निकालेंगे, टैक्स। कितना रेट है जी, ठीक है, तो ये और ये जी कितना 12। हाँ, लॉस आने पे हमारे मुल्क में टैक्स नहीं लिया जाता। ठीक है, ये बात समझ आई है। अब एक बार दोबारा देख, एक बार दोबारा रिपीट टेलीकास्ट, सारे तवज्जो से देखें। जी बच्चों, 2001 काम शुरू हुआ, 40 का लॉस आया, डेप्रिसिएशन ऐड की, अकाउंटिंग वाली टैक्स वाली लेस की, तो टैक्सेबल प्रॉफिट की बजाय उल्टा लॉस आ गया। कितना 60।
हमने इधर देखा तो कोई पिछले साल का लॉस नहीं पड़ा था, तो हमने कहा ठीक है जी, फिर यही हमारा एज ऑन लॉस है। इसलिए रख लिया अपने पास सेव करके, क्योंकि हमारा लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट्स की, बल्कि छोड़ो फिलहाल, वो एडजस्ट करने की इजाज़त देता है। हमारा लॉ लॉसेस को अगले साल के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट करने की इजाज़त देता है, यानी एज अ डिडक्शन अलाउ करता है। एक बच्चे ने कल की क्लास के बाद पूछा जाता है, परसों की क्लास के बाद, कि क्यों ऐसा क्यों करते हैं। तो मैंने कहा यार बिज़नेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं हम। कहते हैं मेरे दोस्त, अगर आपको लॉस आ गया है वजीरिस्तान वाले, तो परेशान नहीं होना, हिम्मत करो, कारोबार करो, अगली बार प्रॉफिट्स आएंगे तो ये लॉस आपको टैक्स में माफ़ी के लिए दे देंगे। कारोबार करो, कारोबार होना चाहिए, पहिया चलते रहना चाहिए, ठीक है। अब अगले साल जब गए तो अगले साल के अंदर 20 का लॉस था, लॉस ज़रा कम हुआ आपका, आपने 40 ऐड किया, 60 लेस किया, तो फॉर द ईयर लॉस कितना आ गया, 40। आपने कहा पिछले साल का भी लॉस पड़ा था कितना, 60, तो फॉर द ईयर 40, एज ऑन कितना हो गया, 100। ब्रॉड फॉरवर्ड को छोड़ो, ऐसे बोलते ही नहीं। फॉर द ईयर 60 है, यहाँ एज ऑन भी 60 है, फॉर द ईयर 40 है, एज ऑन 100 हो गया। अब वजीरिस्तान वाले दोस्त ने तीसरा साल भी हिम्मत करके कारोबार चलाया, और तीसरे साल में इसको प्रॉफिट्स आ गए। इतने प्रॉफिट्स आए, इतने प्रॉफिट्स आए कि ये सारे का सारा 100 एडजस्ट हो गया। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर 80 रुपये आता, तो फिर 100 नहीं 80 माइनस होता 20, तो हम क्या करते हैं वो देख लेंगे फिर, ठीक है ना। बात समझ आ रही है ना, यानी मैक्सिमम ही सेव हो गया हमारा, मैक्सिमम ही एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब इसको 40 भी तो लाना था ना, मैक्सिमम एडजस्ट करके कुछ प्रॉफिट बचा लिया। अब हमने टैक्स देना है इस साल आकर, कितना, 12, आगे कोई नहीं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, CTE डेबिट CTP क्रेडिट 12 से, CTE डेबिट CTP क्रेडिट 0 से, CTE डेबिट CTP क्रेडिट 0 से, मतलब नहीं होगा। ठीक हो गया, ये समझ आ गया है। चलो अच्छा अगली बात, चलो ये एंट्रियां तो कर लें ज़रा यार, वो बात भी कर लेंगे, मैं ना टैक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। मैंने बोला है कि 5 साल करने देते हैं, 6 साल करने देते हैं, मैंने नहीं ना बोला। तो बस जो बोला है बस सिर्फ वही अभी गुजारा करो। अभी तो IS 12 का रूल भी एक पूरा नहीं हुआ, बात पूरी होनी है जी। 2001 में CTE डेबिट CTP क्रेडिट 0 से, 2002 में CTE डेबिट CTP क्रेडिट 0 से, 2003 में CTE डेबिट आखिरकार CTP क्रेडिट 12 से। रिक्वायर्ड नहीं था ये एंट्रीज करना, लेकिन हमने कर ली, कहीं एंट्रीज ही ना मांग ले कभी, पता तो हो क्या एंट्री होती है। अब डेफर्ड टैक्स की एंट्री इंशाल्लाह थोड़ी देर में कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो अच्छा जी, अब हमारा करंट टैक्स निकल चुका है। एंट्रीज अगर नोट में भी करनी है तो वहाँ तक भी जा सकते हैं। करंट टैक्स कैलकुलेट हो चुका हुआ है। यहाँ पे नोट का कोई नंबर शंबर बताओ। नंबर 6 आज टैक्सेशन 6.1 टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स एक्सपेंस आएगा और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आएगा। फिर टोटल आ जाएगा, फिर 6.2 आएगा, उसमें हम बनाएंगे इंशाल्लाह रिकॉन्सिलिएशन। चाहे नोट में ना भी साथ कहे ना आपने रिकॉन्सिलिएशन, वैसे ना पास पेपर में वो कह देता है नॉर्मली, हमने देखा है, लेकिन इस सवाल के अंदर शायद नहीं कहा हुआ। बहरहाल आपको जब भी नोट मांगे रिकॉन्सिलिएशन भी आपने बनाना, फिर भी रिकॉन्सिलिएशन बना देनी, यही तो कह रहा हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पूरा लिखना है, तो रिक्वायरमेंट है यार, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स रेट, टैक्स रेट,
और फिर टैक्स। ठीक है, ये हमारा नोट है। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह डेफर्ड टैक्स का लेजर यहाँ बन जाएगा, जगह मैंने बना ली, मैं इसलिए कर रहा था पहले, वरना साथ साथ भी कर सकते थे। चलें जी, अब करंट टैक्स कैलकुलेट हो गया है। एंट्री CTE डेबिट CTP क्रेडिट, CTE डेबिट CTP क्रेडिट, CTE डेबिट CTP क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है, पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। डन, चलें आगे। चलो, यहाँ तक कोई खातिर खा काम नहीं सीखा हमने, क्योंकि ये वाला काम जो था, ये वाला काम हम उस दिन फ्लोर एंड टाइल वाले सवाल में ना यहाँ खड़े थे, ये सिचुएशन थी। आज जाएंगे उधर भी, ये सिचुएशन थी। उसने क्या कहा था, उसने कहा था ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पता नहीं 19 के कितने थे। खैर, अगर वो सवाल है ये वाली फिगर होती तो ये वाली फिगर होती तो यूँ होता सवाल। वो कह रहा होता 2003 का के अंदर खड़े होकर कह रहा होता अनयूज टैक्स लॉसेज वर 100। तो वो ये काम हमने कर लिया हुआ था, तो अनयूज को यूज़ किया, बाकी के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। तो ये काम हमने सीखा हुआ था, असल नया काम तो अब शुरू होने लगा। शुरू करें जी, चलें। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट, इधर ले, आज वर्किंग दरमियान में ही कर लेंगे जी। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, जरा जगह बचा ली मैंने, और टैक्स 30% है। हर जगह वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं, लेकिन चलें। जी बच्चों, अब 31 दिसंबर 2001 पर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। ये व्हीकल ही तो हमने ख़रीदा था, 120 का ख़रीदा था अकाउंटिंग वालों के हिसाब से। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंटिंग वालों के हिसाब से 120 का था, 40 डेप्रीशिएट हो गया, तो कितने पे आ रहा है? 80 पे। ठीक है, जबकि टैक्स वालों के हिसाब से यही बता 120 माइनस 40, और नहीं, वो पहले दोबारा वही लिखा है, और टैक्स वालों के हिसाब से 120 माइनस 60, कितना आ गया? 60। बाकियों पे भी कर ही लेते हैं। अगले साल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 120 माइनस 40 कर लो, कितना रह गया? 40। और यहाँ पर 120 माइनस 60 कर लो, ये इंतकाल कर गया PPE टैक्स के हिसाब से। ठीक है, ख़त्म हो गया ना। ये मैं लेजर नहीं बना रहा, पर्चे के लिए बता रहा हूँ आपको। इतनी आसान कैलकुलेशन हो तो चल सकते हैं ना, खामखा लेजर क्यों बनाएं? पहले दिन गुजर गए, अब तो 5-6 दिन हो गए आपको। ठीक है जी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 120 माइनस 40 माइनस 40, ये 0, और ये तो पहले से ही 0 हो गया होगा। ठीक है, अब चलो इसको पूरा कर लें, पढ़ाता जा रहा हूँ आगे बात, पुराना काम पूरा कर लें जी। डिफरेंस कितना है? 20। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है, लॉजिक भी आपको पता है। आज खड़े होकर कह रहे हैं फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले 80 डेप्सिट करेंगे, टैक्स वाले 60, तो फ्यूचर में, उसको जहन में रखते हुए, फ्यूचर में ऐड होगा 80, लेस होगा 60, तो ज़्यादा ऐड होगा, तो ये डिफरेंस है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है जी, तो इससे क्या आ गया? 6 रुपीज़ का डेफर टैक्स लायाबिलिटी। आगे भी वही मामला है, 40 का डिफरेंस है, टैक्सेबल है क्योंकि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। लॉजिक देख लो, तो अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में 40 डेप्रिशिएट करेंगे, टैक्स वाले 0, तो ऐड होगा 40, फ्यूचर में लेस होगा 0, तो ज़्यादा ऐड होगा, इसलिए ये टैक्सेबल प्रॉफिट को बढ़ाएगा, तो ये डिफरेंस टैक्सेबल डिफरेंस है। ठीक है, और इससे आएगा डेफर टैक्स लायाबिलिटी। और तीसरे साल में ये मैं कर देता हूँ,
डिफरेंस ही नहीं। ठीक हो गया। अब जी आज की नई बात, आज की ताज़ा खबर। डेफर्ड टैक्स टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से अराइज होता है। मुझे एक बात बताओ, ये जो अनयूज्ड लॉस है एज ऑन 31 दिसंबर 2, ये फ्यूचर में अलाउ हो जाएगा एज अ डिडक्शन? हो जाएगा। तो इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी चाहिए। एसेट, वेरी गुड, बस इतनी सी बात थी। फिर सुनो, ये 60, इधर देखो, इधर देखो, वो सफ़ा किधर गया मेरा, सफ़ा किधर गया, ये देखो, यहाँ पे खड़े हैं, 60 का लॉस आ गया है। ये लॉस फ्यूचर में प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट होगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स को कम करेगा, तो कम करेगा तो ये टैक्सेबल डिफरेंस है, डिडक्टेबल। नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही? फिर सुनो, फिर सुनो, 2001 में खड़े हैं, 60 रुपये का लॉस आ गया है। ये लॉस अभी यूज़ नहीं हुआ, फ्यूचर में यूज़ करेंगे अगेंस्ट प्रॉफिट्स, अगेंस्ट टैक्सेबल प्रॉफिट्स, वो यूज़ होकर फ़ायदा देगा। क्या फ़ायदा देगा? टैक्स को कम करेगा। तो आज खड़े होकर लायबल फील करें या एंटाइटल्ड, यानी ये एसेट है, फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है, और सही है। अब वो अलग बात है कि अगले साल भी ये एडजस्ट नहीं हुआ, अगले साल और बढ़ गया, लेकिन अगले साल देखो ना, हो गया ना, 140 पे टैक्स देना था, टैक्स कितने पे दिया? सिर्फ 40 पे। तो 1 बाय 1 चले। ठीक है, अब 31 दिसंबर 2001 पे खड़े हैं। मुझे बताओ फॉर द ईयर लॉस कितना है? 60। एज ऑन कितना है? 60 ही है। तो यहाँ पे आके मैंने लिखा टैक्स लॉसेस, बल्कि यूँ लिख दिया मैंने अनयूज्ड टैक्स लॉसेस। अच्छा, अब स्टैंडर्ड पता है क्या कहता है? स्टैंडर्ड ये कहता है कि इसके लिए कोई, इसकी कोई कैरिंग अमाउंट नहीं है, इसकी कोई टैक्स बेस नहीं है, इस पर कोई डिफरेंस नहीं निकालो, बल्कि फ़ायदे की चीज़ तो ये है ही, लेकिन इसको डायरेक्ट परसेंटेज लगाओ और लगा के ले आओ आखिरी कॉलम के अंदर। यानी मैं यूँ कहूँगा, मुझे फ्यूचर में 60 रुपये ने फ़ायदा देना है। कितना फ़ायदा देना है? इसने अदर डिडक्शन अलाउ हो जाना है ना, तो इसका 30% लो जी। कितना आता है? 18। ये 18 सीधा आके यहाँ पर लिखो, और एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट। ये क्या है? डेफर्ड टैक्स एसेट। ये बात समझ आई है? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर अगर दिल किया तो दोबारा मिटा के कर लेंगे। ठीक है, अब अगले साल आए, अगले साल हम आगे बढ़े तो हमने देखा अगले साल फिर लॉस आ गया। हमने कहा ये तो फॉर द ईयर है, ब्रॉड फॉरवर्ड ऐड किया तो एज ऑन टुडे कितना बन गया? 100। एज ऑन, एज ऑन, ये एज ऑन, ये एज ऑन, फॉर द ईयर की बात ही नहीं हो रही, ये क्या है? एज ऑन। याद रहेगा ना, ऊपर लिखा हुआ है एज ऑन। तो ये मैं इसलिए पहले सवाल के स्टार्ट से ही कहता आ रहा हूँ, ये फॉर द ईयर, ये एज ऑन। मुझे ब्रॉड फॉरवर्ड की टेंशन ही नहीं। ठीक है ना, फॉर द ईयर एज ऑन, फॉर द ईयर एज ऑन। तो 31 दिसंबर 2002 पे आए, तो एज ऑन 31 दिसंबर 2002 कितने लॉसेस हैं जो अनयूज्ड हैं? 100, नॉट 40, नॉट 60। कितने यूज्ड हैं? अनयूज्ड हैं 100। तो हमने यहाँ पे जाकर कहा कि जी 31 दिसंबर 2 पर हमारे अनयूज्ड टैक्स लॉसेस जो हैं वो 100 हैं, और इनका 30%, 30 जो है वो बारोबार पीर बधाई 30 डेफर्ड टैक्स एसेट है, क्योंकि डिडक्टेबल है ये फ्यूचर में ना। ठीक है, इसी चीज़ का तो इंतज़ार था हमें। अगले साल गए तो प्रॉफिट्स दिख गए। अच्छा, ये जो प्रॉफिट्स दिखना है ना, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में सवाल एक करेंगे। IAS 12 पता है क्या कहता है? IAS 12 ये कहता है अगर आपको यहाँ पे लॉस आया था, सुनो यहाँ पे बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, यहाँ पे लॉस आया था, लेकिन आपको किसी ने पूछा क्या ख्याल है, कारोबार जारी रखोगे? नहीं यार, आना कोई नहीं, चलो एक साल ट्राई कर लेते हैं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है प्रॉफिट्स आने लगे हैं यहाँ से। तो फिर IAS 12 कहता है फिर डेफर्ड टैक्स बुक करने की इजाज़त ही नहीं है। डेफर्ड टैक्स ऑन अनयूज्ड टैक्स लॉसेस बुक करने की इजाज़त ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अनयूज्ड टैक्स लॉसेस फ़ायदा ही तब दे सकते हैं जब फ्यूचर में प्रॉफिट से बिजनेस कमाएगा। ठीक है,
गोइंग कंसर्न मतलब आप ये कहें ना, गोइंग कंसर्न वो गोइंग रखें, वो कहीं लॉस आता है तो आता रहे, हम अगले 20 साल भी लॉस में चलाएंगे, हमारी इज्जत का मसला है, चलाते रहे। वो गोइंग कंसर्न तो शायद हो, लेकिन लॉसेस कमाई जा रहे हैं। तो अगर ये उम्मीद नहीं है तो टैक्स वाले कहते हैं, फिर आई12 कहता है फिर डेफर्ड टैक्स बुक ना करो अनयूज टैक्स लॉस पे, उसने फ्यूचर में फ़ायदा देना ही नहीं है। ये बात फिर कभी करेंगे। फिलहाल सादा सी बात, यहाँ खड़े होकर 60 का लॉस है तो हमें उम्मीद है कि प्रॉफिट आएगा। अगले साल गए फिर लॉस आ गया, हमने कहा कोई नहीं, अच्छा वक्त भी आएगा, उम्मीद लगी हुई है, इसको भी ऐड करके 100 कर लिया। तीसरे साल गए तो वो जिसका इंतज़ार था वो हो गया। अब 140 रुपये का प्रॉफिट आया है। अब हमारा अनयूज टैक्स लॉस 100 पड़ा था, वो एडजस्ट हुआ, तो अब कितना अनयूज रह गया है? अनयूज कितना रह गया है? अनयूज टैक्स लॉस है ही नहीं। मैं तो लिखना ही नहीं चाह रहा, गलती हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई अनयूज है? अनयूज ही नहीं है, अनयूज बचा ही नहीं। ठीक है, चलो जी टोटल करें, टोटल खेलें जी, टोटल खेलें जी। यहाँ पर क्या है? एसेट 12 का डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया। यहाँ पर 18 का डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया, और यहाँ पर 0 आ गया। यही टोटल है, बस एज ऑन हो गया। ठीक है, तो उसूल याद रहेगा, अनयूज टैक्स लॉस जो पड़ा हो उसको रेट लगाओ, कोई कैरिंग अमाउंट, कोई टैक्स बेस, कोई डिफरेंस नहीं, बस ये एक फ़ायदा मिलना है फ्यूचर में, उसको आप सीधा ले जाओ लाइबिलिटी या एसेट। लाइबिलिटी भी कभी नहीं बनेगा, अनयूज टैक्स लॉस का हमेशा एसेट ही बनना है, क्योंकि अनयूज टैक्स लॉस ने हमेशा यूज़ होना है, एडजस्ट करना है फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स को, उन्हें कम करना है। तो अनयूज टैक्स लॉस पर कभी भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, हमेशा एसेट बनेगा, और वो सीधा लेके आना है आपने। ठीक है, तो अब वर्किंग नंबर पहले ही मेरे ख्याल में वर्किंग 1 ही कर रहे हैं, खैर से अभी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायरमेंट तो ये थी ना, देख लो जरा क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स बैलेंसेस एज ऑन ईयर एंड, तो वो कर लिए यहाँ पे, ये रिक्वायरमेंट थी। एज ऑन 31 दिसंबर 1 12 एसेट, एज ऑन 31 दिसंबर 2 18 एसेट, एज ऑन 31 दिसंबर 3 0। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस चाहिए, वो मिलेगा हमें लेजर से। एसेट ही लिख लो, वैसे एसेट लाइबिलिटी दोनों भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, बल्कि आप यही लिखा करो, ऐसे ही परेशान हो फिर आप। डेफर्ड टैक्स वैसे आपको पता है कि सिर्फ एसेट लिख सकते हैं आप डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट वाला जो लेजर है, इसके अंदर ओपनिंग कोई नहीं है। 31 दिसंबर 9 पर कैरी डाउन आया है, यकम जनवरी 9 पर तो सॉरी 1 पर, यकम जनवरी 1 पर तो कुछ था ही नहीं, एसेट ही यकम जनवरी 1 पे ख़रीदा है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट बी से कितना आया जी? 12। इतनी जगह नहीं है भाई, बी इधर ही लिख लेते हैं, 12। उसके बाद अगला साल है, अगले साल का क्लोजिंग को बाद में कर लेते हैं ब्रॉड डाउन। 31 दिसंबर 2002 क्लोजिंग कितना है? एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है, और 18 है 18। और तीसरे साल के एंड पर कैरी डाउन, बी रिक्वायरमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो अब बना दिया है तो 0। ये जी हमारा लेजर बन गया। ये रिक्वायर्ड होते हैं हमें इस लेजर में लाने के लिए, जो उस वर्किंग से लेके आते हैं। ठीक है जी, अब अनयूज्ड टैक्स लॉस बैलेंस शीट का आइटम नहीं है, मतलब कैसे नहीं है? अनयूज्ड टैक्स लॉस फॉर द ईयर तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ चुका, अब ये अनयूज्ड कह के हमने पास क्यों रखा हुआ है? फ्यूचर में फ़ायदा देगा, तो एसेट नहीं है। तो ऐसे तो कोई डेफर्ड टैक्स भी एसेट ना हो तो बैलेंस शीट में आए। आपके ख्याल में सिर्फ लाइबिलिटी ही आ सकती है डेफर्ड टैक्स पे? फ्यूचर में अगर हमने आज देखें, सादा बात, आज हमने कमाया कम, टैक्स ज़्यादा दे दिया, फ्यूचर में हमें सेविंग मिलेगी, उसकी फ़ायदा मिलेगा, तो आज एसेट बनेगा, तो क्यों बन रहा है? टेम्परेरी डिफरेंस है, रहने में फिर। ठीक है, तो ये अनयूज्ड टैक्स लॉस फॉर द ईयर आ चुका है, ठीक है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया है, लेकिन अब ये अनयूज कह के साइड पे रख लिया है। क्या करेंगे?
फ्यूचर में अगर टैक्सेबल प्रॉफिट आए तो उसके अगेंस्ट को यूज करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। उम्मीद है तो रखा है ना एसेट बना के, यही तो कह रहे हैं। अगर टैक्सेबल प्रॉफिट्स की उम्मीद ना हो तो इसका एसेट ना बनाना। बना ही कब सकते हो जब फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स की उम्मीद है, ठीक है ना। तो इसलिए ये फायदे की चीज है, ये एसेट है, क्योंकि इस 12 रुपए ने फ्यूचर में हमें फायदा देना है, ठीक है ना। 12 रुपए ने फायदा नहीं देना, फायदा तो देना है हमें 60 रुपए ने, 12 रुपए का फायदा मिलना है। तो इसलिए हमने लॉस को नहीं बल्कि उसके ऊपर मिलने वाले फायदे को ही एसेट बनाया है। ये और ज़्यादा क्लियर होगी बात से, ठीक है। अच्छा जी, 1 जनवरी 2001 पे ब्रॉड डाउन बता दो, बिजनेस से भी शुरू हुआ था। 31 नंबर 1 वाला 1 जनवरी 2 पर ब्रॉड डाउन बन जाएगा 12। 1 जनवरी 3 पर ब्रॉड डाउन बन जाएगा 18। ठीक है। अब ब्लू मार्कर बाहर आ गया, अब उसने एक्सपेंस निकालना है। तो पहले साल में डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट साइड पे बैलेंसिंग कितना 12। अगले साल में अब यहाँ से ना खुद फॉर द ईयर का फिगर निकल आएगा। वहाँ पे जो बच्चे सोच रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि ये एज ऑन ही लिए जा रहे हैं, तो पिछले साल का एज ऑन था ना 18, अगले साल का एज ऑन 30, तो फॉर द ईयर का असर खुद ब खुद ही यहाँ से निकल आया। लेकिन आपने उस तरह से नहीं सोचना, आप डायरेक्ट चलते जाएं, बस जैसे तरतीब बनी हुई है। आप जब ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पर आता है ना तो ऑटोमेटिकली वो फॉर द ईयर की फिगर निकाल लेते हैं। आपको दिल में आ रही थी कि जी फॉर द ईयर तो 60 है, तो फॉर द ईयर तो 60 ही नज़र आना चाहिए, तो 60 का ज़रा 30% लेकर तो देखें कितना आता है। 60 का 30% गड़बड़ हो गई, बात समझें। 60 अनयूज्ड है, 60 का 30% आ गया, ये तो 12 आ रहा है। अनयूज कितना है, अनयूज कितना है 60, फायदा देगा, करो 60 से मल्टीप्लाई, सॉरी 30 से मल्टीप्लाई करो, बोलो। अब अलग से है 18, ये अगर अलग लेजर बनाओ तो 18 ही है। आगे बढ़ो, 18 जेन में रख के, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ अलग से नहीं सोचना ऐसे फॉर द ईयर, तरतीब वही रखनी है। आगे बढ़ो, अगले साल फ़र्क सिर्फ कितना आया है, अगले साल 40 का, ये पिछला था 40, 60 में 40 ऐड हुआ, 40 का 30% निकालो, 12 आ गया। अब 12 है इसके अंदर पड़ा हुआ, ठीक है ना। अब डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो आपने यहाँ से देखा तो 18 और 30 का डिफरेंस 12 ही है, लेकिन ऐसे सोचोगे तो अभी से घूम रहे हो, बाद में क्या करोगे। अपनी तरतीब रखो, एज ऑन बैलेंस निकालना है, फॉर द ईयर की तरफ जाना ही नहीं है, इसीलिए हमने, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले स्टार्ट ही जो पकड़ी बात वो क्या थी, फॉर द ईयर एज ऑन, फॉर द ईयर एज ऑन, फॉर द ईयर एज ऑन, ब्रॉडफोर्ड को नहीं छेड़ा। अब फॉर द ईयर तो प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आ रहा है, और एज ऑन चला गया एज ऑन वाली वर्किंग में, ये एज ऑन है और ये भी क्या है, एज ऑन है। तो एज ऑन के अंदर क्लोजिंग ले आए। अब टेंशन नहीं लेनी है आपने कि पहले साल का 60, अगले साल 100 जो बना है इसमें तो पिछले साल का 60 भी पड़ा है, और फिर आगे जाए इसी तरह से, तो ये तो और बढ़ रहा है भाई। जब आपने क्लोजिंग का डिफरेंस लेना है तो खुद ब खुद फॉर द ईयर यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि इसमें और चीज़ें भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं, तो वो बिल्कुल उस तरह से मैच हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। ओके हो गया। तो क्लोजिंग निकाले, क्लोजिंग निकाल के यहाँ पर लिखा, एक्सपेंस की फिगर, बैलेंसिंग निकाल ली, अपनी तरतीब, सारा काम हो गया। प्रूफ करने का क्या फ़ायदा, फिर करने के लिए कर तो लेते ही हैं हम, ठीक है जी। अब एंट्रीज, सबसे पहली एंट्रीज तो जाके करते हैं, ज़रा रिवाइज हो जाए, ज़रा एंट्रीज रिवाइज हो जाए जी। पहले साल की एंट्री क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, डेफर्ड टैक्स रिवर्सल है, कितना 12। डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट कितना, ये सिर्फ 6 आया। फिर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट 18, ठीक है। तो पहले 2 साल में आज रिवर्सल पहले हो रहा है, ठीक है। एंट्री पहली बोलो, पहली एंट्री बोलो, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से 12 से। नेक्स्ट ईयर डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस
क्रेडिट कितने से, 100 से। और तीसरे साल में डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से, बढ़ा लो। ठीक है जी। तो आपका जो टैक्स एक्सपेंस है वो कितना नज़र आ रहा है जी, -12, -6। मैं बताता हूँ अभी आपकी बात जी। और +30। देखो भाई, आप कहोगे सर टैक्स आ गया है, लॉस में तो टैक्स होता ही नहीं है। भाई जो टैक्स पे करने वाला होता है वो ये पड़ा है, वो है भी नहीं। ये IAS 12 था जो टेम्परेरी डिफरेंसेस रिमूव करने के लिए आया था, जो इस मिसमैच को रिमूव करने आया था, जो आ जाता है इन टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में आज लॉस रिकॉर्ड किए बैठे हैं। टैक्स वाले कहते हैं कोई नहीं आज सिफर ही समझो, कुछ भी नहीं आपने कमाया, फ्यूचर में इसको अलाउ कर देंगे। टेम्परेरी डिफरेंस है। ठीक है। तो टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस के फेस के ऊपर, वो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस आज बनवा नहीं रहा, फेस के ऊपर माइनस साइन के साथ 12 और 6 दिखाना है। ये सेविंग पहले ही बता रहे हैं। फिर जो बंदा नोट में आएगा उसे पता लगेगा इस साल पेश ये कुछ नहीं किया, लेकिन इस साल लॉसेज आने की वजह से ये फायदा हमने बुक कर लिया है फ्यूचर का। आज ही डेफर्ड टैक्स है, ये रिवर्सल और फिर आगे जाकर हमने इसको। ठीक है। रेकंसिलिएशन की बात करें तो बोले प्रॉफिट कितना है, अब यहाँ पर ना 20, इसीलिए मैं फिलहाल वो नहीं करना आपने, क्या प्रॉफिट लॉस नहीं बनाना, लेकिन मैंने वैसे ज़हनी तौर पे तैयार कर लिया आपको कि प्रॉफिट लॉस में तो ये फिगर जाती है ना सामने, टैक्स एक्सपेंस होता है, उसमें करंट टैक्स भी होता है, डेफर्ड टैक्स भी होता है। करंट टैक्स इन 2 सालों में नहीं पे किया, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन क्यों नजर आ रहा है, लॉसेज आए हैं, फ्यूचर में इसकी सेविंग मिलनी है, तो वो जिस साल में आए हैं उस साल के अंदर वो सेविंग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बस डेफर्ड टैक्स इसीलिए तो आता था। ठीक है। तो कितना 20 नेगेटिव और 40 नेगेटिव। ठीक हो गया जी। इनको डबल अंडरलाइन लगाकर यहाँ पे बिठा दें। रेट कितना है, यहाँ पर लगाओ 6, 12। मैच तो करना है ना हमने रेकंसिलिएशन। ये ना कहना सर टैक्स पे हो गया, नहीं पे हुआ, सीटी डेबिट सीटी पी क्रेडिट। देखो 1 और 2 में कोई 1 रुपया पेएबल नहीं है, 1 रुपया पेएबल नहीं है। वो डेफर्ड टैक्स बुक किया या रिवर्स किया, वो डेफर्ड टैक्स तो आपको पता है फ्यूचर का टैक्स होता है, ऐसे ही चलता है। ठीक है, सही है। कोई क्वेश्चन है तो पूछे। की उम्मीद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो चलाने वाला है, तो फिर वो क्वेश्चन एक्सप्रेसली कहेगा ना कि ऐसी सिचुएशन है। नहीं, वो एक्सप्रेसली कहेगा कि ऐसी सिचुएशन नहीं है। साइलेंट है तो फिर ऐसी सिचुएशन है। बात नहीं समझे, यहाँ पे सवाल में कुछ नहीं बताया उसने, 2001 में कुछ नहीं कहा उसने कि जी 2002 में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। हमारी एक्सपेक्टेशन तो हमारी एक्सपेक्टेशन है यार हम प्रॉफिट कमाएंगे, बिजनेस किस लिए कर रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे। अगर नहीं अच्छे दिन आने तो वो बता देगा, पर वो सवाल करेंगे हम। ठीक है, आपने हाथ खड़ा कर दिया भाईजान, चलें करें पार्ट 2 शुरू।